आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी सही होगी उतना ही आसान होगा आपके लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को समय पर अचीव कर पाना। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकूं। इसीलिए मैं पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और साथ ही आपके जो भी सवाल मुझे मिलते हैं उनके भी उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और आज का पहला सवाल मुझसे पूछा है कुलबीर सिंह जी ने। कुलबीर जी का सवाल है कि उनके पिताजी ने एक होम लोन लिया था और साथ ही उनके पिताजी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी होम लोन के साथ ली थी। और अब क्योंकि कुलबीर जी के पिताजी की कोरोना से डेथ हो गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि उनका जो ये इंश्योरेंस प्लान था ये सिर्फ 3 साल के लिए था, इसलिए उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और कुलबीर जी ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में अब उन्हें अपना लोन कैसे चुकाना चाहिए। कुलबीर जी, पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि बैंक जब भी कोई लोन देते हैं तो उसके सामने कस्टमर को या बोरोवर को लाइफ इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बाय करने की सलाह देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेने का मतलब यह है कि यदि टर्म के दौरान बोरोवर की डेथ हो जाती है तो उस केस में लोन की जो भी आउटस्टैंडिंग होगी उस अमाउंट को इंश्योरेंस पॉलिसी से जो कंपनसेशन मिलेगा उससे रीपे किया जा सकता है। और साथ ही यदि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है तो इसका मतलब यह है कि यदि प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो सिग्ना इंश्योरेंस कंपनी की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। मेरी आपको भी और सभी व्यूअर्स को सलाह है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि यदि भविष्य में कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो ये पॉलिसी आपके काम आ सके। कुलबीर जी, अब जो आपका मेन क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में आप इस लोन को कैसे चुका सकते हैं, तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि यदि आप इस प्रॉपर्टी के अकेले वारिस हैं तो डेफिनेटली ये घर आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा तो आप इस लोन को भी रीफाइनेंस करवा सकते हैं और आपको करवाना भी पड़ेगा, तो फिर इस लोन की ईएमआई आप पे कर सकेंगे। यदि आपके पास आपका कुछ पैसा है या आपके पिताजी कुछ एसेट्स या कुछ पैसे छोड़कर गए हैं तो उससे आप इस लोन का कुछ हिस्सा रीपे कर सकते हैं और बाकी अमाउंट को आप रीफाइनेंस करा के ईएमआई के रूप में इस लोन को चुका सकते हैं। तो अब लेते हैं आज का अगला सवाल, और ये पूछा है ज्ञानेश्वर जी ने। ज्ञानेश्वर जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या फर्क होता है। म्यूचुअल फंड में हर स्कीम के 2 प्लान होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर प्लान का मतलब यह होता है कि ये इस तरह का प्लान है जो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बाय कर सकते हैं। अब क्योंकि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन यदि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से कोई प्लान बाय करना चाहते हैं तो उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से उस प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होगा। बाकी पोर्टफोलियो सेम है दोनों प्लान का, सिर्फ फर्क है एक्सपेंस रेशियो में। तो यदि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी जानकारी है, आपको कोई एडवाइस नहीं चाहिए, आपको कोई सर्विस भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में डायरेक्टली आप फंड हाउस से चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप प्लान बाय कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कोई इसमें आपकी मदद करे तो ऐसे में आप रेगुलर प्लान बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक्सपेंस रेशियो में फर्क है तो उसी हिसाब से रिटर्न्स पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछा है मुदित सिंघल ने। मुदित जी का सवाल है कि क्या उन्हें ऐसे किसी फंड को रिडीम कर देना चाहिए जो 3 साल से अपने बेंचमार्क को भी बीट करने में सफल नहीं हुआ है। बिल्कुल मुदित, जब आप किसी एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो स्कीम आपको स्कीम के बेंचमार्क के मुकाबले में बेहतर रिटर्न्स दिला सके।
और यदि इतने लंबे वक्त में स्कीम अपने बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को बीट करने में भी सफल नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको उस स्कीम से एग्जिट कर देना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं रुपेश का। रुपेश ने यह सवाल पोस्ट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ का जो मैंने रिव्यू किया था उस वीडियो पर, और रुपेश जानना चाहते हैं कि वो इस स्कीम के पोर्टफोलियो को कहां देख सकते हैं। रुपेश जी, एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर में जब इन्वेस्टर्स उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना पैसा कलेक्ट होता है उसके बाद फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो एनएफओ क्लोज होने के बाद तय होगा। तो इस वक्त एनएफओ के दौरान आप स्कीम का पोर्टफोलियो नहीं देख सकते, सिर्फ आपको यह पता चलता है कि किस तरह के शेयर्स में या किस तरह की सिक्योरिटीज में वो स्कीम इन्वेस्ट करेगी। तो चलिए लेते हैं आज का आखिरी सवाल, और यह पूछा है सीमा वर्मा ने। सीमा का सवाल है कि क्या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जिसका एनएफओ चल रहा है, क्या उसमें 1 लाख रुपए उन्हें एक लमसम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वैसे तो ऐसे वक्त पर जब मार्केट काफी तेजी में है तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आपको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका सवाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप से संबंधित है और क्योंकि इस फंड की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की है कि यहां पर पैसे को स्टैगर्ड मैनर में इक्विटी में डिप्लॉय किया जाएगा, तो इस तरह से यदि आप इस स्कीम के एनएफओ में लमसम में इन्वेस्ट करती हैं तो भी यह आपके लिए सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक शेयर भी करें, और वीडियो पर कमेंट के रूप में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।